हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट 4 द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने 3 चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और आप लोग अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जाइए सबसे पहले प्लेलिस्ट में से आप लोग शुरू से देखते हुए आइए। ठीक, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो चलिए देखिए, अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के बारे में हम थोड़ा सा पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद एक आध दो उदाहरण देंगे, उसके बाद इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो चलिए हम ये जानते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जैसा कि हमने द्विघात बहुपद में, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद में बता दिया था कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और फिर रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जो नहीं पढ़ा है पहले जाए वो पिछला वीडियो देख कर आए, उसके बाद इस चैप्टर को द्विघात समीकरण पढ़े। ठीक, तो चलिए हम चूँकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हम द्विघात बहुपद के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसा कि देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, पहले तो हमें जानते हैं द्विघात बहुपद। तो बहुपद में जैसे बहुपद की कई कैटेगरी बनाए थे हम लोग, लगभग कई कैटेगरी बनाए थे। तो जिसमें से अगर मान लीजिए बहुपद जो चर राशि है उस पर अगर पावर 0 है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए पावर, जब जैसे मान लीजिए कि चर राशि जो भी है वेरिएबल x है, अगर इस पे 0 था तो हम बोले थे 0, 1 रहेगा तो रैखिक और 2 रहेगा तो बोलेंगे इसे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का हमने मानक रूप क्या बताया था, द्विघात बहुपद का मानक रूप बोले थे ax² + bx + c। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का जिसको मानक रूप पता है उसको द्विघात समीकरण समझने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। क्यों, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है द्विघात बहुपद को जब 0 के तुल्य कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद को जब 0 के तुल्य कर देते हैं तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। फिर से ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के जैसे जो भी यहाँ द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद को जब 0 के तुल्य का मतलब होता है इक्वल, जब 0 के इक्वल कर देते हैं तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब देखिए, अब इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और इसके बारे में हमने पिछली चैप्टर में सब कुछ बता दिया है कि ए क्या होता है। ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, और एक्स ए क्या चीज़ है, x² एक्स जो भी है ए वेरिएबल्स है। ठीक, तो इतना हो गया। द्विघात समीकरण सिंपली क्या होता है, द्विघात बहुपद को जब 0 के इक्वल कर देते हैं तो वही होता है द्विघात समीकरण। बहुपद और समीकरण में अंतर भी यही है, बहुपद में एक पक्ष होते हैं चूँकि, हाँ एक पक्ष, और समीकरण में 2 पक्ष। तो जब बहुपद था तो केवल इतना था, जब समीकरण बना तो 2 पक्ष हो गया। तो डिफिनेशन भी यही बन गया कि जब द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल करते हैं तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक, इतना हो गया। अब द्विघात समीकरण एक केवल आप लोगों का इंट्रोडक्शन था द्विघात समीकरण के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसमें और बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का हम लोग जैसे दैनिक जीवन में उपयोग क्या करते हैं। ठीक, इस प्रकार से। तो जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई आयताकार मान लीजिए कोई चीज़ है, खेत उत है। ठीक, हम ये कहें, मान लीजिए हम बोल दें कि इसकी लंबाई कितनी है, x है, लंबाई x है। हम ये कहें कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई x है तथा चौड़ाई लंबाई के दोगुने से 1 अधिक है, लंबाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो ये बताइए 2x + 1 होगा कि नहीं, क्योंकि कह रहा है कि दोगुने से 1 अधिक है। तो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है उदाहरण में कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 300 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी क्षेत्रफल जैसे निकलता है फार्मूले से, यहाँ से फार्मूला होगा देखिए x
2x+1 इक्वल टू 300। ये क्यों किए हैं? क्योंकि भाई ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x, इस 300 को इधर ले आएंगे -300 इक्वल 0। देखिए ये द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हो गया कि नहीं? तो जब द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हो गया तो इस द्विघात समीकरण के आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें लगभग 2 विधि है। एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण की वैल्यू को निकालना, और दूसरा होता है श्रीधराचार्य विधि। तो इस बार लगभग श्रीधराचार्य विधि नहीं है, लगभग एक बार हम सिलेबस को देख लेंगे उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन आप लोगों में गुणनखंड विधि से हल निकालने के लिए है। तो देखिए अब गुणनखंड हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं गुणनखंड हम जब द्विघात बहुपद को पढ़ाए थे तो गुणनखंड हम पूरा 4 प्रकार से होता है, चारों प्रकार का हम गुणनखंड बता चुके हैं। तो अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और अगर आप लोगों को यहाँ से इसके आगे नहीं आता है तो हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे जहाँ मैंने इसके आगे बताया है। तो वहाँ से आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद तब यहाँ पर आइएगा। तो उससे क्या होगा कि जो भी गुणनखंड रहेगा आप लोग तुरंत स्वयं उसे गुणनखंड को कर लेंगे। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, अब इसके बारे में देखिए यहाँ गुणनखंड हो गया। अब हम कल जो है बता देंगे आप लोग को प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 जब बताएंगे तो सवाल को, तो देखिए सवाल जो भी है सब इसी टाइप से है, यहाँ तक हम बता देंगे। उसके आगे गुणनखंड है तो आप लोगों को स्वयं करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमें लगता है कि इसके आगे इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आप लोग सबसे पहले जाइए गुणनखंड सीख लीजिए। अब आज हम सवाल बता देते लेकिन हमको गुणनखंड फिर से बताना पड़ेगा, तो इसलिए गुणनखंड पहले आप लोग पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, उसके बाद आइएगा तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, ठीक। देखिए जो भी परेशानी आप लोगों को हो, किसी भी डाउट हो या कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह आप लोग कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी प्रश्न में डाउट हो या कोई अन्य प्रश्न आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए आप लोग इस प्लेलिस्ट में या फिर कल की आने वाली वीडियो, परसों की आने वाली वीडियो को आप लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। धन्यवाद।